नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर माया यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट जेपी वर्मा पीजी कॉलेज बिलासपुर से। आज हम आपको असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने संकेतक बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे इस आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके क्या कारण थे, असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम और प्रगति के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह से इस आंदोलन का दमन किया जाता है। उसके पश्चात प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार, फिर है चौरी चौरा कांड और आंदोलन का अंत किस तरह से होता है, आंदोलन की क्या क्या कमजोरियां थी, दुर्बलताएं थीं, और उसके पश्चात है इस आंदोलन के क्या इम्पोर्टेंस थे, महत्व, और फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं हम इस पर। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख आंदोलन था। इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही हो गई थी, जो अनवरत अनेक उतार चढ़ाव के पश्चात 1947 तक चला। हम जानते हैं भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण कौन कौन से? पहला है उदारवादी चरण, दूसरा है उग्रवादी चरण और तीसरा है गांधीवादी चरण। उदारवादी चरण, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, 1885 से लेकर के 1905 तक चला। सुधार के उद्देश्य थे, जिसके प्रमुख प्रणेता थे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा जो चरण है उसे हम कहते हैं उग्रवादी चरण, जो 1905 से लेकर के 1919 तक चला। स्वराज्य उद्देश्य था इसका, और इसके प्रमुख प्रणेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तीसरा और प्रमुख चरण गांधीवादी चरण है, जो 1919 से लेकर के 1947 तक चला, और इसके प्रमुख, हमारे इस आंदोलन के इस चरण के प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। इन्होंने जो पहला आंदोलन चलाया, प्रथम जन आंदोलन, उसे हम कहते हैं असहयोग आंदोलन। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं इस वीडियो लेक्चर में असहयोग आंदोलन के बारे में। वक्त आ गया है, दुनिया को साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा, जिसे तिरंगा लगे पराया मेरा देश छोड़ दे, हिंदुस्तान में यदि रहना है तो हिंदुस्तानी बनकर रहना होगा। आज हम चर्चा करेंगे इस पर। असहयोग आंदोलन सन 1920। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में असहयोग आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान था। भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता तन मन धन से की थी, किंतु विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ना तो लोकतंत्र शुरू हो पाया और ना ही भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिला। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में हम ये बताएंगे आपको कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता भारत ने की, तन मन धन से की, किंतु समाप्ति के पश्चात ना हमारे यहाँ आत्मनिर्णय का अधिकार भारतीयों को मिला और न ही लोकतंत्र आ पाया, परंतु भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला, और इसका परिणाम असहयोग आंदोलन से प्रारंभ होता है। गांधी जी ने यूँ तो कहा था कि हमने ब्रिटिश सहायता क्यों की थी, ब्रिटेन को सहायता क्यों की विश्व युद्ध में। गांधी जी कहते हैं आपातकाल में शत्रु की भी सहायता करनी चाहिए, और इसीलिए हमने ब्रिटिश सरकार को सहायता दी थी विश्व युद्ध में। किंतु गांधी जी ने यह भी कहा, अंग्रेजी सरकार शैतान है, इसे झुकाने के लिए जनता को असहयोग आंदोलन के लिए तैयार करना पड़ेगा। क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के? देखिए, हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के बहुत सारे प्रमुख कारण थे। पहला कारण इसमें हम आपको ये बताएंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय होती है। प्रधानमंत्री ने वहाँ के कहा था ब्रिटेन के कि इसे हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र लाएंगे, परंतु ना तो भारत में लोकतंत्र ही आ पाया
और ना ही भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिला, जिसके कारण भी असहयोग आंदोलन होता है। दूसरा है भारत में अकाल और महामारी की स्थिति। उस समय भारत का वातावरण बहुत ही दुखद था, चारों तरफ अकाल का वातावरण था, फ्लैग जैसे महामारी दुर्भिक्ष फैला हुआ था यहाँ, जिसके कारण भी असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारतीयों में घोर असंतोष व्याप्त हो गया था। भारतीय बहुत ही असंतुष्ट थे, ब्रिटिश सरकार से प्रताड़ित थे, उनमें असंतोष का वातावरण था, आर्थिक दशा भी खराब थी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि और क्या कारण है, तो युद्ध के बाद जो छटनी की नीति अपनाई, ब्रिटिश सरकार ने सेना में भर्ती किया था भारतीय नवयुवकों को हजारों की मात्रा में, लेकिन युद्ध समाप्ति के पश्चात ही वह क्या करता है, सारे नवयुवकों को नौकरी से हटा देता है। छटनी की नीति से भी भारी असंतोष व्याप्त हो गया था। जो हमारे वीर सिपाही थे, भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो अन्य कारण है, पांचवा कारण है रोलेट एक्ट जब लाया गया। रोलेट एक्ट आप जानते होंगे, इसे गांधी जी ने कहा काला कानून। इस काला कानून के अंतर्गत क्या किया ब्रिटिश सरकार ने? ब्रिटिश सरकार इस काले कानून के तहत भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए कारावास में, जेल में बंद कर सकती थी। ये कानून गांधी जी ने कहा यह तो काला कानून है और इसका घोर विरोध हुआ। यह भी आंदोलन का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद हम देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। हर बच्चा जानता है भारत का, हम सभी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड को। हम जनमानस, हमारा जो मानसिक स्थिति, इसको सुन करके पढ़ करके ही आंदोलित हो उठता है। सोचिए उस समय क्या स्थिति हुई होगी। हमारे हजारों स्त्री पुरुष वहाँ एकत्रित थे। जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के, मना नहीं किया उसने, सूचना उसने औपचारिक रूप से दी थी जिसे जनता को पता भी नहीं था। उसने सेना की गाड़ी लेकर के उन निहत्थे भारतीय लोगों पर गोलियां बरसा दी थी। हजारों लोग मारे गए थे, जिसमें स्त्री भी थे, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड जनमानस को काफ़ी आंदोलित कर दिया। यह भी एक प्रमुख कारण है असहयोग आंदोलन का। उसके बाद हम देखते हैं कि हंटर समिति प्रतिवेदन लाया गया। हंटर समिति जो गठित हुई, उसमें जो उसका प्रतिवेदन आया, उसने भी हम भारतीयों को आंदोलित कर दिया था। इसमें क्या था, उसमें जो जनरल डायर थे उसको राष्ट्रवादी देशभक्त करार दिया गया, और जो निहत्थे जनता जिन पर गोलियां बरसाई गई उनके बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की गई। उन निर्दोषों का क्या, जो बेमौत मारे गए, और ना ही जनरल डायर के लिए कोई सज़ा निर्धारित की गई। भारतीय जनता काफ़ी दुखी हो गई थी, उनका विश्वास उठ गया था ब्रिटिश सरकार से। उसके बाद हम देखते हैं कि खिलाफत का प्रश्न, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। टर्की का जो सुल्तान था उसे भारतीय मुसलमान मसीहा मानते थे, खलीफा मानते थे, और उन्होंने इसी शर्त के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को युद्ध में सहायता की थी। याद रखिएगा, भारतीय मुसलमानों ने क्यों सहायता की ब्रिटिश गवर्नमेंट की? इसलिए सहायता की थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन टर्की के सुल्तान के साथ संधि करेगा, लेकिन ब्रिटेन इससे भी मुकर गया। उसने उस समझौते को, उसने कोई समझौता नहीं किया, ना कोई संधि वार्ता की टर्की के सुल्तान के साथ। इसके कारण भी असहयोग आंदोलन चला था, क्योंकि जो भारतीय मुसलमान थे टर्की के सुल्तान को मसीहा मानते थे, और ब्रिटेन गवर्नमेंट ने जो वादा खिलाफी की उससे वे काफ़ी रुष्ट हो गए थे। ये विभिन्न कारण थे असहयोग आंदोलन के। अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम किस तरह से चला, इसकी क्या प्रगति रही। उसमें हम देखते हैं कि सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन लाया जाता है। कलकत्ता में अधिवेशन होता है जहां इस आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो संस्थाएं हैं उनका हम बहिष्कार करेंगे।
आंदोलन के प्रस्ताव, उसके जो कार्यक्रम थे वो इस तरह से थे कि गांधी जी ने कहा कि असहयोगात्मक नीति अपनाएंगे, असहयोग की नीति होगी, यह जो आंदोलन होगा अहिंसात्मक रूप से होगा, हमें कोई भी सहयोग नहीं करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लेकिन अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे, पूरे धैर्य के साथ इस आंदोलन को हम लड़ेंगे। और देखते हैं कि सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया जाएगा, ये भी था प्रस्ताव में। जो उपाधियां भारतीयों को मिली हुई थी उनका हम त्याग करेंगे, उनको हम छोड़ देंगे। सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी सामानों का बहिष्कार करेंगे, जो सरकारी अदालतें हैं उनका भी बहिष्कार, किसी भी सरकारी उत्सव में हम भाग नहीं लेंगे। उसके अलावा था 1919 के अधिनियम के अंतर्गत जो चुनाव होने वाले थे उनका भी बहिष्कार किया जाएगा। वकीलों द्वारा सरकारी न्यायालय का बहिष्कार, ये सारे कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे। आंदोलन का सूत्रपात कैसे होता है तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने केसरे हिंद पदक वापस कर दिया था। जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी तथा उन्होंने ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी भी छोड़ दी थी। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार होने लगा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट तिलमिला उठी थी, उन्होंने दमन करना शुरू कर दिया। पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि अमन सभाएं की, वो चाहती थी कि आंदोलन को कुचल दिया जाए, बड़े शांति से ख़त्म कर दिया जाए चालाकी के साथ, लेकिन वह असफल रहा। दूसरा हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जब अमन सभा सफल नहीं हो पाई तो उसने क्रूर दमन का सहारा लिया। भारतीय आंदोलनकारियों ने जब अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अली बंधुओं की गिरफ्तारी का भी घोर विरोध किया। देखिए, आंदोलन काफ़ी व्यापक रूप ले चुका था, बहुत ही फैल चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हड़बड़ा गई थी। उसने इस आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत बुलाया। वो ये चाहती थी कि प्रिंस ऑफ वेल्स को जब भारत बुलाया जाएगा तो भारतीय जनता उनकी बातों को मान लेगी और आंदोलन समाप्त हो जाएगा। किंतु प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई आते हैं, बम्बई उनका जब आगमन होता है, तो क्या देखते हैं कि संपूर्ण देश में हड़ताल का वातावरण, धरना, प्रदर्शन, विरोध, उनके आगमन के विरोध में जुलूस निकाले जाते हैं, प्रदर्शन होते हैं। बम्बई में जब वो उतरे तो देखते हैं कि बम्बई की सड़कें टूटी फूटी हैं, बाजार उजड़े हुए हैं, चारों तरफ तीव्र विरोध का माहौल। इस संदर्भ में टिप्पणी करते हुए रजनी पामदत्त लिखती हैं कि नफरत का ऐसा सैलाब, भारतीय जनता का नफरत का ऐसा व्यापक प्रदर्शन पहले कभी नहीं हुआ था। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया जाता है, भारतीय जनता उसका विरोध करती है। इसके पश्चात एक महत्वपूर्ण कांड, चौरी चौरा कांड, और आंदोलन का समापन है। इसके पश्चात यह घटना, कौन सी घटना? गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर 5 फरवरी 1922 को पुलिस के बल प्रयोग से भारतीय जनता काफ़ी उत्तेजित हो जाती है और जिसके कारण भारतीय जनता ने थाने में आग लगा दी। ये घटना कहाँ घटित हुई थी? गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर थाने में आग लगाया जाना भारतीय जनता के द्वारा। क्यों? पुलिस बल प्रयोग से उत्तेजित हो गई थी जनता। यह जो घटना है संपूर्ण स्थिति को, पूरे आंदोलन को अचानक से बदल देती है। क्या होता है कि थाने में जब आग लगा देते हैं भारतीय जनता, एक थानेदार और 21 सिपाही की मौत हो जाती है। लेकिन इस घटना से गांधी जी के मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी सी कहना चाहिए कि उनको तीव्र मानसिक आघात लगा था, मानसिक चोट पहुंची, उनको तीव्र आघात लगा। वो इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर पाए क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी गांधी जी इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर पाते हैं और 11 फरवरी 1922 को अचानक
आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस बहुत मना करते हैं। उनके मना करने के बावजूद भी गांधी जी ने यह आंदोलन बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि अब हम रचनात्मक कार्य करेंगे। क्या रचनात्मक कार्य करेंगे? स्वदेशी अपनाएंगे, चरखा चलाएंगे, सूत कातेंगे, इस तरह से रचनात्मक कार्य करेंगे और आंदोलन बंद की घोषणा हो जाती है। असहयोग आंदोलन स्थगित। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि उस समय तो हमने उस डिक्टेटर के आदेश को मान लिया था, लेकिन उस समय जनता का जो उत्साह था चरम पर था और वापस लौटने का यह आदेश राष्ट्रीय दुर्भाग्य है। उन्होंने इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य की संज्ञा दी। उसके पश्चात अब हम देखते हैं कि आंदोलन की कौन कौन सी कमजोरियां थीं, दुर्बल पक्ष क्या था जिसके कारण यह आंदोलन बंद करना पड़ा, यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। तो उसका पहला कारण हम ये बता सकते हैं कि जो जनता थी, भारतीय जनता अप्रशिक्षित थी। गांधी जी की ये गलती थी कि जनता को पहले प्रशिक्षित करना था, उसके पश्चात ही हमें आंदोलन में कूदना था। ये पहली कमजोरी परिलक्षित होती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो क्रांतिकारी नहीं था। कांग्रेस के नेतृत्व में क्रांतिकारी यदि स्टेप अपनाए जाते तो शायद ये आंदोलन सफल होता, लेकिन क्रांतिकारी ना होने के कारण भी यह जो आंदोलन है वो असफल हो जाता है। ये इसका दुर्बल पक्ष है। तीसरा हम देखते हैं कि ब्रिटिश दमन के आगे आंदोलनकारियों को झुकना पड़ा था। ब्रिटिश दमन इतना भयानक था कि जो हमारे निहत्थे आंदोलनकारी थे उनको झुकना पड़ा। उसके पश्चात हम देखते हैं कि आंदोलन का अचानक बंद कर दिया जाना भी इसकी एक कमजोरी है। जब आंदोलन चरम पर था उस समय उस लड़ाई को आगे चलना था, लेकिन गांधी जी ने वो जो घटना थी चौरी चौरा कांड, जिससे उनके मानसिक स्थिति काफ़ी उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित किया था, उस कारण से उसने उस आंदोलन को अचानक से बंद कर दिया। काफ़ी तिखी आलोचना हुई थी। कहा गया था कि कुछ पुलिस कर्मियों के कारण पूरे भारतीय जनता का गला घोंट दिया गया। आंदोलन अचानक बंद कर दिया जाता है। यह भी एक दुर्बल पक्ष रहा। पांचवा और महत्वपूर्ण कमजोरी ये थी इस आंदोलन की कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विपरीत था। देखिए, गौर करने लायक है, भारतीय मुसलमानों ने क्यों सहायता की थी? यहाँ हम धर्म और राजनीति को हमें नहीं जोड़ना था, लेकिन गांधी जी ने धर्म जो व्यक्तिगत मुद्दा था इसमें इसको मिला दिया था, जिसके कारण भी यह आंदोलन असफल रहा या इसका ये कमजोर दुर्बल पक्ष है। बावजूद इसके बहुत सारे महत्व हम बता सकते हैं इस आंदोलन के। पहला महत्व इसमें हम ये बताएंगे कि राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई थी। राष्ट्रीय चेतना जन जन में जागृत हो गई थी। एक नई विचारधारा का जन्म हो गया था, जिसे हम कहते हैं गांधी युग। इस आंदोलन ने लोगों में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, लोग गांधीवादी हो गए थे। अगला महत्व हम ये बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वरूप में परिवर्तन हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वरूप कैसे बदला? पहले ये अहिंसावादी थे, ये चाहते थे कि धैर्य से, प्रेम से सारे कार्य हो जाएं, लेकिन उसके पश्चात हम देखते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि यदि हमारे अधिकार नहीं मिलते हैं तो हमें भीख नहीं मांगना है, हम सीधी वार्ता करेंगे ब्रिटेन के साथ। इसका अगला महत्व हम ये बताएंगे कि यह जो राष्ट्रीय आंदोलन है जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। राष्ट्रीय आंदोलन अब बुद्धिजीवियों का ही नहीं बल्कि जन जन का हो गया था। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया था। उसके पश्चात एक महत्वपूर्ण बात और कि रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया जाने लगा। स्वदेशी अपनाया हमने, चरखा कातना, सूत कातना,
ये सारे जो रचनात्मक कार्य थे जिस पर गांधी जी बल देते हैं, ये सारे कार्य संपादित किए जाने लगे थे। क्या निष्कर्ष निकलता है इस आंदोलन का? तो सबसे बड़ी बात हम इसमें ये निष्कर्ष बता सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार पर इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा था। ब्रिटिश सरकार हड़बड़ा गई थी। उसने भारतीयों का ये उत्साह, ये जज्बा, ये उमंग पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। मनोवैज्ञानिक रूप से ब्रिटिश सरकार प्रभावित हुई थी। ब्रिटिश आत्मविश्वास हिल गया था, डर गया था ब्रिटेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों की इस अदम्य साहस को देख करके उसका आत्मविश्वास हिल गया था। और हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश व्यापारिक हित है उनको भारी नुकसान हुआ था, भारी क्षति हुई थी। क्यों? क्योंकि हमने स्वदेशी अपना लिया, विदेशी माल का हमने बहिष्कार किया, जिससे उनके व्यापारिक हितों को भारी नुकसान हुआ था। एक सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता, जिसे दब्बू, कमज़ोर, राजा भक्त कहा जाता था, वो जनता निर्भीक हो गई थी, साहसी हो गई थी और देश प्रेम का जज्बा उनके मन में हिलोरे ले रहा था। कूपलैंड नामक विद्वान कहते हैं कि गांधी जी ने स्वतंत्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना सिखाया। यह राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बन गया है, जनप्रिय बन गया है। अब यह केवल बुद्धिजीवियों तक ही नहीं वरन गांव की जनता तक पहुंच चुका है। ये निष्कर्ष निकलता है। मैं वीर शहीदों को, भारत के वीर सपूतों को नमन करती हूँ और मुझे ये लगता है कि उनके मन में ये जज्बा हिलोरे ले रहा था कि जन्म जब हम फिर से लेंगे इस भारत में, ले जन्म दोबारा तो भारत वतन मिले, फिर से वही हिमालय गंगो चमन खिले, गंगो चमन खिले। जय हिंद, जय भारत।